हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है जहांगीर। सबसे पहले जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री यानी भगवंत दास की पुत्री और राजा मानसी की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान था। सलीम का दूसरा विवाह उदयसी की पुत्री जगत गोसाई, याद रखिएगा, जगत गोसाई से हुआ था। शहजादा खुरम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राजाभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को ऊंच पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए, कायम रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन अगर बात करें तो अपना शासन जो है उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। दो अस्पा एवं सी अस्पा जो प्रथा थी, किसने चलाई? जहांगीर के द्वारा चलाई गई थी। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा का मतलब था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सी अस्पा का मतलब था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ जो है समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुंता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग, नूरजहां का पिता, असमत बेगम, नूरजहां की मां, आसफ खां, नूरजहां का भाई, और शहजादा खुरम, जो कि बाद में शाहजहां बना, शाहजहां के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, ये सभी जो थे इस कह सकते हैं कि इस गुट के प्रमुख सदस्य थे। एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग जो नूरजहां के पिता थे, असमत बेगम ये नूरजहां की मां थी, आसफ खां ये नूरजहां का भाई था, और शहजादा खुरम जो बाद में शाहजहां बना। इस गुट का प्रभाव जो है 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 तक और 1622 से 1627 तक। प्रथम काल में खुरम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुरम इस गुट से अलग हो गया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भेजे जाने वाला प्रथम जो है कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह प्रथम अंग्रेज था। तो याद रखिएगा किसके दरबार में कौन आया था, काफी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की जो है उपाधि देकर आर्मीनिया के एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था। फ्रांसिस्को पेलसट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया, और इसने अपनी पुस्तक जहांगीर इंडिया द रेमोनेस्ट्रेटिव ऑफ फ्रांसिस्को पेलसट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर जो है पहुंच गई।
चरम सीमा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी, जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन दोनों को नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर तथा नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पंछी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजक ए जहांगीरी रखा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1616 में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुरम के विद्रोह का महाबत खां था, इसके नेतृत्व वाली जो मुगल सेना थी इसने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर और जहांगीर के मकबरे जो है काबुल और शाहदरा में स्थित है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। इमाऊ दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः जो है संगमरमर में बनाई गई है। इसमें खुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा जो है इसमें सोने से जड़े हुए पत्थर जो थे इनको पित्रादुरा बोला जाता है। तो खुदाई में संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का भी प्रयोग सजावट के लिए पहली बार किया गया है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव के द्वारा ईंट और पत्थरों से जो है करवाया गया था। पहला प्रश्न है, दो अस्पा और शी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और शी अस्पा प्रथा जो थी किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दो अस्पा और शी अस्पा जो प्रथा शुरू की थी नाम है जहांगीर, बी ऑप्शन। दो अस्पा एवं शी अस्पा जो प्रथा है जहांगीर के द्वारा चलाई गई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। सेकंड प्रश्न, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? बताइए। मुगलों और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? सही जवाब है जहांगीर के। देखिए 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी दुर्ग की किलाबंदी न करने के शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। इसके बाद अगर बात करें, तीसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? सही जवाब है हॉकिंस यानी सी ऑप्शन। अगर बात करें तो विलियम हॉकिंस समय 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजे जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्षों तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब जो है प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मीनिया के एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो देखिए अगर बात करें तो आपको मालूम है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही नहीं है। विलियम, देखिए ऑप्शन क्या है, तो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का जो राजदूत था वो कौन था? इसके बारे में अगर बात करें
तो याद रखिएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया इससे पहले वाले प्रश्न में, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है, ऑप्शन कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट 5 नंबर है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, हॉकिंस। हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो आपको मालूम है, सही जवाब हो जाएगा विलियम हॉकिंस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में। सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था। सही जवाब है जहांगीर के शासनकाल में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। सेम प्रश्न सेम जवाब। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के समय में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। सही जवाब है 1615, बी ऑप्शन। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। प्रश्न संख्या 10, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। भारत में इंग्लैंड के कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। सही जवाब है सर थॉमस रो, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो सर थॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। 12 नंबर, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, अगर बात करें इसमें जो सही ऑप्शन है, मतलब कि काल क्रमानुसार अगर व्यवस्थित कीजिएगा, तो सबसे पहले रॉल्फ फिंच, इसके बाद विलियम हॉकिंस, इसके बाद निकोलस डाउंटन और इसके बाद सर थॉमस रो। ठीक है, याद रखिएगा, यानी जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था, जो अगस्त 1608 में सूरत और अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। रॉल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 में गोवा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था। निकोलस डाउंटन 1614 से 1615 में भारत आया था। 13 नंबर है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था।
एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? सही जवाब है फ्रांसिस्को पेलसट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय में ये आया था। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक जहांगीर इंडियन द रिमोन्स्ट्रेटिव ऑफ फ्रांसिस्को पेलसट में जहांगीर के समय का अद्भुत जो है विवरण लिखा है। 14 निम्न विदेशी यात्रियों में से किसे जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलसट, बी ऑप्शन। 15 किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो देखिए दो लोगों का जो मकबरा जो ऑप्शन में दिया गया भारत में नहीं है वो है आपका जहांगीर और बाबर का। जहांगीर और बाबर, बी और डी। देखिए अगर बात करें तो मुगल शासक बाबर और जहांगीर के मकबरे जो है काबुल और शहादरा में स्थित है, लाहौर में स्थित है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है स्थित है। तो बी और डी दोनों ही सही है। और 16 नंबर है सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था? सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था? तो लाहौर में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? आपको मालूम है किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? जहांगीर का, डी ऑप्शन। 18 है मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? अपनी कह सकते हैं कि सर्वोच्चता पे या उत्कृष्ट जगहों पर पहुंची, चरम सीमा पर पहुंची। मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो सही जवाब है जहांगीर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को नादिर उल अस्त्र यानी उस्ताद मंसूर तथा नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पंछी विशेषज्ञ चित्रकार था जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र में महारत जो है हासिल थी। 19 नंबर है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? याद रखिएगा जहांगीर के समय में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? सही जवाब है अबुल हसन। 21 जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? सही जवाब है मंसूर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा मंसूर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी?
सही जवाब है जहांगीर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी और उसका नाम तुजक ए जहांगीरी रखा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है, जो जहांगीर के मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। दूसरा भाग ग्रंथ का मूल भाग है, जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी, और ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 24 है, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? तो याद रखिएगा जहांगीर ने। नवंबर 1605 में आगरा के किले में जहांगीर का राजाभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बूंदेला सरदार वीरसी देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। 25, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? सही जवाब है खुर्रम। देखिए, अगर बात करें तो खुर्रम, महावत खां और खुसरो, यानी डी ऑप्शन। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। 26, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बहादुर शाह प्रथम, डी ऑप्शन। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मानसी और ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर के द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो के द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण जो है इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1622 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। 27, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट में कौन कौन लोग शामिल थे? याद रखिएगा, जो नाम नहीं है वही ऑप्शन हो जाएगा। तो नूरजहां के गुट में जो सदस्य नहीं था वो जहांगीर था। जहांगीर के विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट यानी जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमाउद दौला या मिर्जा गियास बेग, जो कि नूरजहां के पिता थे, असमत बेगम, जो कि नूरजहां की मां थी, आसफ खां, ये नूरजहां का भाई, और शहजादा खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां बना था, शाहजहां नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्पष्ट है कि जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। 28, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब है महाबत खान, यानी सी ऑप्शन। 29 नंबर है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो सही जवाब है नूरजहां, सी ऑप्शन। एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के बीच अपने
पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारी जो है इमारत है। यह अगर बात करें तो मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। इसके बाद है 30 नंबर, परचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पच्चीकारी या परचीनकारी यानी पित्रादुरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। भारत में पित्रादुरा नामक या पित्रादुरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। 31 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ निर्माता, दूसरी तरफ स्मारक दिया गया है, तो इसका मिलान करेंगे। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बाबर का संबंध किससे है? बाबर का संबंध जो है जामा मस्जिद से है संभल में। हुमायूं का दिन पनाह से है। अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, यानी सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा, दिल्ली में स्थित दिन पनाह का हुमायूं के द्वारा और आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर के द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए थे। जबकि जहांगीर ने सिकंदरा यानी आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था, पूर्ण रूप दिया था। 32 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहां स्थित है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है, कहां स्थित है? सही जवाब है दतिया में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव के द्वारा ईंट और पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेला काल के हिंदू वास्तुशिल्प का अप्रतिम उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग और अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 33 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है अजमेर में दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। अन्य तीनों युग में सुमेलित हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।